तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारा आज का जो सेशन है वो राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है। किरदारी मकासद को हम किस तरह से लिखते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इनको टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में भी देखते हैं। टेक्सोनॉमी जो बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय टेक्सोनॉमी। So taxonomy of education objectives are writing behavioral objectives। आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं और क्लासरूम के हवाले से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करने से पहले चंद एक और अहम टर्मिनोलॉजीज हैं कि जिनका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के साथ ताल्लुक है। लाइक टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होते हैं और क्लासरूम के अंदर इनका जिक्र तो हो रहा होता है। तो फिर ये क्या है, इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है, हम किस चीज़ को टीचिंग कहते हैं, किसको लर्निंग कहते हैं। क्योंकि ये टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी हम अफराद को देते हैं, और अफराद को देने का बुनियादी मकसद उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। वही बिहेवियर के जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और वो कैसे बेहतर तौर पर मैनेज हो सकते हैं, कैसे बेहतर तौर पर मॉडिफाई हो सकते हैं, उसके लिए फिर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं आपके सामने अभी? वो टर्मिनोलॉजीज लाइक फर्स्ट वन इज द लर्निंग। हम लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन एक्वायर्स न्यू नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। द रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। हम ये भी कहते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट पॉजिटिव चेंज इन ए बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। किसी भी फर्द के अंदर जो है वो कदरे मुस्तकिल मुस्बत तब्दीली जो रूनुमा होती है किसी भी फर्द के अंदर, मीन उसके बिहेवियर के अंदर जो कदरे मुश्किल तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम लर्निंग कहते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ए पर्सन एक्वायर्स न्यू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ये लर्निंग कैसे होती है, इसके लिए हम टीचिंग का सहारा लेते हैं ना। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इन्वॉल्व्स लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड वन और मोर लर्नर्स। टीचिंग का जो सबसे अहम एस्पेक्ट है वो लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन। लाइक अभी टीचिंग हो रही है, और ये टीचिंग कैसे हो रही है? देयर इज ए लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन यू एज ए स्टूडेंट एंड मी एज ए टीचर। So goals are a statement that describes in broader terms what the learner will do, and they are non-specific। non-specific होते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं है, और non-specific होने की वजह से they are either achieved or they are not to be achieved। तो दोनों सूरतों में हो सकते हैं। unclear होते हैं, unmeasurable होते हैं, usually cannot be attained होते हैं। वहीं पे जब हम objectives का देखते हैं so objectives are much more specific than a goal। Objectives are much more specific than a goal, meant to be realistic targets for the program or project, help you focus your program, written in an active tense and use strong verbs like plan, write, conduct, produce, etc. rather than learn, understand, feel। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, पहली जो बात है। दूसरा रियलिस्टिक टारगेट होते हैं, हकीकत पर मबनी होते हैं। रियलिस्टिक टारगेट ऑफ दी प्रोग्राम होते हैं, ये रियलिस्टिक टारगेट ऑफ दी इंस्ट्रक्शन होते हैं। फोकस रखते हैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, और फिर एक्टिव टेंस की सूरत में होते हैं। एक्टिव टेंस जहाँ पे भी, और एक्टिव वर्ब की सूरत में जिसे हम कह सकते हैं। सो एक्टिव वर्ब होते हैं, ये एक्टिव टेंस होते हैं, और एक्टिव टेंस की वजह से दे आर सेड टू बी दी यूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इसके अंदर होते हैं। लाइक प्लान, राइट, कंडक्ट, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। और एक्टिव वर्ब की सूरत में रेदर देन, अंडरस्टैंड, लर्न है, फील है। आगे जाएंगे और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। मे बी यहाँ आपको भी कंफ्यूजन हो रही हो कि ये प्लान, राइट, कंडक्ट, यहाँ एक्टिव टेंस रेदर देन दी लर्न, अंडरस्टैंड, फील, हम इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। जब एग्जाम्पल्स की सूरत में हम इनको देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव टेंस और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का क्या काम होता है, और ये जो वेग वर्ब्स हैं इनका क्या काम है। तो दोनों में जब एग्जाम्पल्स आएंगी तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इन दोनों को समझना। तो
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? So there are number of approaches for writing objectives. 3 तरह से बुनियादी अप्रोचेज जो है वो हम देखते हैं। एक अप्रोच जो है वो मैगर की है, एक ग्रानलैंड की है और एक इजनर की है। ये तीनों की जो अप्रोचेज हैं, तीनों का जो मेथड लिखने का तरीका है ऑब्जेक्टिव्स का, मैगर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिहेवियरल होते हैं। ग्रानलैंड ने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इजनर ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं। सो इजनर ने एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया, ग्रानलैंड ने जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया, मैगर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया। और फिर जब हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते हैं तो फिर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो तलबा के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, बिहेवियर को चेंज करना है और परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लेकर आना है। इस वजह से हम फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की टर्म को लेकर चलते हैं। जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का भी मतलब वही है। जनरल ब्रॉडर स्टेटमेंट होती हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, तो वो क्लियर होते हैं। सो क्लियर, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल अंदाज में जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जबकि एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसी बिहेवियर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जिनको आपने मॉडिफाई करना है या जिसको अचीव करना है। तो यहाँ जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं या ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल नो और बी एबल टू डू। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसी स्टेटमेंट होंगी इन स्पेसिफिक और मेजरेबल टर्म्स के अंदर वो बयान की हुई होंगी कि जो डिस्क्राइब कर रही होंगी व्हाट द लर्नर विल नो और बी एबल टू डू, क्या वो जानते हैं और क्या करने के काबिल हो जाएंगे, ये क्या करने के काबिल हो जाएंगे, यही कुछ हम ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफाइन करते हैं। और फिर हम तालिब इल्मों को इस काबिल करते हैं कि वो जो हम सोच के आए थे कि वो करने के काबिल हो जाएंगे, वो हकीकी मानों में करने के काबिल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमें उन ऑब्जेक्टिव्स की अहमियत का फिर अंदाज़ा होता है। तो इफेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करें वो कौन से होंगे? कंसिस्टेंट विद द गोल्स ऑफ करिकुलम होते हैं, क्लियरली स्टेटेड होते हैं, क्लियरली मेजरेबल होते हैं, रियलिस्टिक एंड डूएबल होते हैं, अप्रोप्रिएट फॉर द लेवल ऑफ लर्नर्स होते हैं, अचीवेबल होते हैं, वर्थवाइल होते हैं। और इसी को जो जॉर्ज टी डोरन ने एक वर्ड यूज किया था स्मार्ट या स्मार्टर होते हैं। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट इज ए combination of 5 words. S stands for specific, S specific है, M measurable है, A attainable है, R realistic है, T time bound है। So specific, measurable, attainable, realistic, बाज़ जगह पे आपको relevant भी मिलेगा, realistic, relevant, time bound। इसी तरह से स्मार्टर है, तो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल या अचीवेबल है, रियलिस्टिक या रेलेवेंट है, टी टाइम बाउंड है। ई क्या है और आर क्या है? ई से हम कहते हैं कि वो वैल्यूएटिव होते हैं और आर रिव्यू भी हो सकते हैं, रीडिज़ाइन भी हो सकते हैं। सो वैल्यूएटिव हैं और रीडिज़ाइन हैं। रीडिज़ाइन मीन ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर खूबी होनी चाहिए कि हालातों वाक़यात के मुताबिक, चेंजिंग सिनारियो के मुताबिक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीराइट कर सकें, रीडिज़ाइन कर सकें। लाइक हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो रखे थे, सो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले बयान किए हुए थे, हुआ क्या, 13 मार्च को कोविड-19 आ गया, कोरोना की वजह से सारा कुछ स्टॉप करना पड़ा, सिस्टम बंद हो गए, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। जब इंस्टीट्यूशन बंद हो गए तो क्या वही ऑब्जेक्टिव अब चलेंगे? उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेके अगर हम चाहेंगे कि हम तलबा के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो वो तो ऑब्जेक्टिव हमने पूरे एकेडमिक ईयर को सामने रखते हुए बनाए थे। अब वो पूरे ईयर को सामने रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए अचीव करने मुश्किल हो जाएंगे, वो उस तरह से अटेनेबल नहीं रहेंगे। सो हालातों वाक़यात के मुताबिक आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रीडिज़ाइन करने पड़ेंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे, रीराइट करने पड़ेंगे, ताकि आप उन हालात के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा से रीडिफाइन कर सको, सो दैट दे कैन बी अचीव्ड। तो ये
उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हम कहते हैं, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। किरदारी मकासद की ये खसूसियात हैं कि वो स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, एवेल्युएटिव होते हैं, रीडिज़ाइन हो सकते हैं। फिर ये वाई आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्यों हम लिखते हैं, बिकॉज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर द बेस्ट कम्युनिकेशन टूल। टीचर शुड बी एबल टू टेल ऑल who are interested what students will learn from instruction. Teacher must first see ends of his her own instruction. जब टीचर पहले से वो ऑब्जेक्टिव्स बना के आता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे तालिब इल्म इस सबक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे। सो टीचर फर्स्ट सी दी एंड्स, जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने पहले ही नजर आ रही होती है, जो एंड रिजल्ट है, मीन्स तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और एंड्स, इवन एंड्स आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स तो वो तरीका आप अख्तियार करोगे जिसके तहत आप अपने एंड्स को हासिल करने की कोशिश करोगे। सो यू एक्चुअली डिफाइंड एंड्स बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास। क्लास में जाने से पहले पहले आप अपना एंड जो है वो डिफाइन कर लेते हो और आपको नजर आ रहा है कि मेरे तालिब इल्म इस क्लास को पढ़ने के बाद जो है वो इस काबिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाट द एंड्स इज। सो टीचर फर्स्ट सी एंड्स of his own instruction। जो है objective stated behaviorally communicate better than non behavioral stated objectives। so non behavioral कौन से होंगे जाएंगे, जो goals की सूरत में है। so goals are non behavioral objectives जो कि non measurable होते हैं, जो क्लियर नहीं होते, अनक्लियर होते हैं, measurable नहीं होते। so ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को फिर हम नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और जो क्लियरली स्टेटेड होंगे, जो मेजरेबल होंगे, जो अटेनेबल होंगे, जो रेलेवेंट होंगे, जो टाइम बाउंड होंगे, तो उनको फिर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है गाइड फॉर द टीचर होते हैं। सो इट इज गाइड फॉर द टीचर्स, गाइड फॉर द लर्नर, बेसिस फॉर डायलॉग, basis for valuation, makes curriculum explicit, makes curriculum analysis evaluation possible। basis for evaluation है, इसी की बुनियाद पे हम फिर फाइनल evaluation भी करेंगे। तो ये behavioral objectives जो है वो प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की सूरत में, प्री इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की सूरत में है। टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और फिर पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए वो evaluate करता है। मेक्स करिकुलम एक्सप्लिसिट है, करिकुलम आपके सामने वाज़ेह अंदाज में पेश हो जाता है। आपको जब सारे ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, आपको सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स का पता हो, और करिकुलम एनालिसिस और वैल्यूएशन भी इसी के ज़रिए से पॉसिबल हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के जब हम पर्पस को देखें, देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो उसके 4 बुनियादी कंपोनेंट हैं। इनको हम ABCD कहते हैं, इनको हम ABCD कहते हैं। A स्टैंड फॉर ऑडियंस, ये A जो है ये ऑडियंस का A है। B जो है ये बिहेवियर का B है। C जो है ये कंडीशन का C है। और D जो है ये डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी का D है। सो इसको हम ABCD मॉडल भी बोलते हैं, ABCD मॉडल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। A ऑडियंस, B बिहेवियर, C कंडीशन, D फॉर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी। अब ऑडियंस क्या है, फॉर होम इज द ऑब्जेक्टिव रिटन। जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम ऑब्जेक्टिव्स किन के लिए लिख रहे हैं। आइदर दोज आर द स्टूडेंट्स और क्लास और स्कूल। तो हमारे नज़दीक तो सबसे पहली जो हमारी ऑडियंस है क्लासरूम के हवाले से वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। दूसरा, दैट इज फॉर होम इज द ऑब्जेक्टिव रिटन, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। So students are our audience. Second one is the behavior. What must the students do to demonstrate mastery? What must student to do to demonstrate mastery? So students क्या करने के, or what they will be able to do at the end of this session. So at the end of this session, what they must be able to do or demonstrate mastery, like identify है, circle है, list है, these are the action verbs और action words के जो हम चाहते हैं तालिब इल्म जो है वो हमें करके दिखाएं, जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल अंदाज में है। थर्ड वन इज द कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन विल दे डेमोन्स्ट्रेट दिस अंडरस्टैंडिंग। गिवन ए पैराग्राफ, व्हाई रीडिंग ए स्टोरी
or a multiple choice test, that is what the condition. How students will be able to identify something? How students will be able to identify something? They will be able to identify something after reading a paragraph. So that means कि after reading a paragraph is the condition. समझ आ रही होगी आपको, होप दैट कि यू आर गेटिंग दैट पॉइंट, और हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगी. एंड लास्ट वन इज द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, डी जो है, हाउ मच शुड दे नो टू बी प्रोफिशिएंट, 100% or 3 out of 4 or at least half. So students will be able to list three advantages of something after reading a paragraph. तो ये 3 जो मैंने बोला, 3 list 3 names of or list 3 advantages of, that is the 3 is the degree of proficiency. तो जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये ABCD मॉडल के तहत 4 चीजें हैं. A ऑडियंस है, B बिहेवियर है, C कंडीशन है और D डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है. जब ये चारों चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो फिर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ऑब्जेक्टिव हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बनेगा. उसकी एग्जांपल आई थिंक यहाँ नेक्स्ट जो उसकी एग्जांपल है, गिवन ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स arranged in ascending order, the students will circle at least 9 prime numbers. तो मैंने ABCD, A ऑडियंस की बात की, B बिहेवियर की बात की, C कंडीशन की बात की, D डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी की बात की. गिवन ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स अरेंज इन ascending order. So arrange in ascending order is the condition. The students जो हैं, these are the audience. Will circle is the verb और एक्शन वर्ब और बिहेवियर जिसे हम कहते हैं. सो दैट इज बिहेवियर. एट लीस्ट 9 प्राइम नंबर इज द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी. तो चारों चीजें हैं, इसके अंदर ऑडियंस भी है, इसके अंदर ये बिहेवियर भी है, इसके अंदर कंडीशन भी है और इसके अंदर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है. जब इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहलाता है. So state each objective in terms of students' performance rather than teachers' performance. जब हम behavioral objectives लिखते हैं, state each objective as a learning product rather than in terms of learning process. So learning product की सूरत में, ये end result की सूरत में हम लेते हैं इनको. State only one outcome or behavior in each objective. You should state only one behavior. हम एक ही behavior लिख सकते हैं. हम list, नेम और कोई तीसरा उसमें नहीं लिख सकते. डिफाइन, लिस्ट एंड स्टेट इस तरह से नहीं कर सकते. सो लिस्ट का अलग से होगा, नेम का अलग से होगा, डिफाइन का अलग से होगा. तो स्टेट ओनली वन आउटकम और बिहेवियर इन ईच ऑब्जेक्टिव. मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, ब्रीफ एंड अनएम्बिगुअस. डू नॉट इंक्लूड ट्रिवियल ऑब्जेक्टिव. तो ट्रिवियल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे? ऐसे ऑब्जेक्टिव, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल आपने बनाना है, ये शॉर्ट पॉसिबल जो है, और बिल्कुल ही आप जो हैं जो लंबे लंबे ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं बनाने, बल्कि ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाएं कि जो मुख्तसर तरीन हों और फिर जिनको आप आसानी के साथ आगे बयान भी कर सकें. तो ये जब हम ऑब्जेक्टिव्स की देखते हैं कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस तरह से हमने लिखने. इसी तरह से कुछ और भी गाइडलाइन है. व्हेन बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स थिंक एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू. तो जब भी आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, व्हेन बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव थिंक एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू. सो दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर ऑब्जेक्टिव. और विल बी एबल टू के बाद आप 1, 2, 3 करके आप आगे फर्दर जो हैं वो उनको एलेबोरेट कर सकते हैं. सो गुड ऑब्जेक्टिव्स टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड व्हाट दे आर टू बी एबल टू डू. सो दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका मकसद क्या है. ये तालिब इल्म को बताते हैं कि कहाँ पर वो हैं, व्हाट
they are expected to know and what they are be able to do, क्या वो जानते हैं और कहाँ तक वो जान सकते हैं। ये दोनों चीजें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल करते हैं। और हमें ऑब्जेक्टिव जो हैं जब भी बनाने हैं तो हमें बड़े क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने के जो मामूली नोयत के हों। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने जो है बातें बयान की कि गाइडलाइन ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जो पहली बात दैट स्टेट ईच ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रेदर देन टीचर्स परफॉर्मेंस। तो तालिब इल्म को सामने रखना है, तालिब इल्म की परफॉर्मेंस को सामने रखना है। स्टेट ईच ऑब्जेक्टिव एज ए लर्निंग प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट जो है वो सामने रखना है, आउटकम और टर्मिनल बिहेवियर सामने रखना है रेदर देन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। स्टेट ओनली वन आउटकम और बिहेवियर इन ईच ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक ही चीज, एक ही बिहेवियर, एक ही एक्शन वर्ब आपने उसके अंदर शामिल करना है। मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, ब्रीफ एंड अनएम्बिगुअस, सो क्लियरली स्टेटेड हो, ब्रीफ हो। डू नॉट इंक्लूड ट्रिवियल ऑब्जेक्टिव्स, जो मामूली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गैर अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आपने शामिल नहीं करना। गैर अहम ऑब्जेक्टिव मीन कि जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाएंगे वो गैर अहम हो जाएंगे। सो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। एंड व्हेन बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, थिंक at the end of the lesson the students will be able to, so you have to include this statement before writing your specific behavior. So good objectives tell students what they are expected to know and what they are to be able to do। जिनके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हों उनको हम सही ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव लिखो तो फिर सबसे अहम बात जो होती है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है। चॉइस ऑफ वर्ड्स कौन से कि जो एक्शन वर्ब्स की सूरत में हैं। सो यूज डूइंग वर्ड्स, वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, फॉर एग्जांपल नेम है, फॉर एग्जांपल डिफाइन है, फॉर एग्जांपल स्टेट है। तो ये वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी न किसी परफॉर्मेंस को। सो वर्ड्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो। एंड यू शुड अवॉइड सम वर्ड्स दोज दैट डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट स्टेट्स ऑफ बीइंग लाइक नो। सो नो का जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। वर्ड्स दैट आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड मेजर, नो जो है इसको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं बट नो कैन नॉट बी मेजर्ड। सो वेग वर्ब्स कौन से हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जो रिप्लेस विद मोर, हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद मोर स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ। तो एग्जांपल्स में वेग जो वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, अंडरस्टैंड है, नो है, लर्न अबाउट है। इसी तरह से जो स्पेसिफिक हैं, जो एक्शन वर्ब्स की सूरत में वो लिस्ट, आइडेंटिफाई, स्टेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, सॉल्व, कंपेयर, कंट्रास्ट, ऑपरेट, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्शन वर्ब्स की सूरत में। और इनको फर्दर भी आगे हम जो है वो बयान कर सकते हैं, लाइक डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज। तो जहां मैंने आपको एक्शन वर्ब्स की सूरत में बताया वहीं इन वर्ड्स को हमें या इन जो वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं इनको इस्तेमाल करने से हमें परहेज करना चाहिए। कौन से हैं, नो, लर्न, enjoy, believe, understand, appreciate, be aware of, have faith in, really understand, become familiar with, grasp the significance of। ये तमाम के तमाम ऐसे वर्ड्स हैं कि those are open to several interpretations and are not measurable। these words are observable तो हैं बट ये measurable नहीं है। और जब भी हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो हमने ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करना है कि जो ऑब्जर्वेबल भी हों और मेजरेबल भी हों। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के हवाले से ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त इन अल्फाज का इस्तेमाल शजरे ममनुआ है। अगर आप इन वर्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो इन वर्ब्स को इस्तेमाल करने पर जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो फिर मेजरेबल नहीं हो सकते। वो ऑब्जर्वेबल तो हो सकते हैं, दे आर नॉट मेजरेबल। और जो चीज़ मेजरेबल नहीं है फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आपके बच्चों को समझ भी आई कि नहीं आई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओ तो आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे।
इवन वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे। तो डोंट यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स और वर्ब्स के जब आप ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बना रहे हो, बिकॉज नो इज नॉट मेजरेबल, लर्न इज नॉट मेजरेबल, एंजॉय इज नॉट मेजरेबल। आर यू एंजॉयिंग माई सेशन, दैट इज द क्वेश्चन। मैंने इसी को ये यूज किया है ना। तो अगेन जवाब जो है वो यस की सूरत में आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी इनमें से वर्ब्स या कोई भी वर्ब्स जो आप इस्तेमाल करो और जिसका जवाब यस और नो की सूरत में आए, हमें उसको क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। हमने ऐसे वर्ब्स को इस्तेमाल करना है कि जिनके ज़रिए से स्टूडेंट जो हैं वो एक्शन करने की तरफ आ जाए। और इन्हीं चीज़ को सामने रखते हुए फिर ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सानमी जो है वो दी गई, विच इज़ कॉल्ड एज टेक्सानमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और टेक्सानमी ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो टेक्सानमी क्या होती है? टेक्सानमी इज द प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सानमी के जो लिटरल मीनिंग हम कह सकते हैं फिलियम होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी, ये सारी की सारी। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है वो तीन तरह के डोमेन्स हैं, ये तीन तरह की टेक्सानमी हैं। वन इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव, सेकंड वन इज द अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज द साइकोमोटर। कॉग्निटिव का ताल्लुक किसके साथ है? कॉग्निशन के साथ। वकूफी जिसे हम कहते हैं, जिसका ताल्लुक नॉलेज के साथ है। तो कॉग्निटिव का ताल्लुक नॉलेज और मेमोरी के साथ है। अफेक्टिव का ताल्लुक जो है वो एटीट्यूड और हैबिट्स के साथ है। एटीट्यूड, हैबिट्स, थिंकिंग जो है, तो एटीट्यूड, हैबिट्स, थिंकिंग के साथ अफेक्टिव का ताल्लुक है। और साइकोमोटर का ताल्लुक जो है वो डूइंग के साथ है, स्किल्स के साथ है। तो स्किल्स और डूइंग। कॉग्निटिव का ताल्लुक मैंने कहा नॉलेज और मेमोरी के साथ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनाब जो हैं ये जो लर्निंग के बारे में, मेमोरी के बारे में, रिमेम्बरिंग के बारे में या नॉलेज के बारे में ये सोच रहे हैं। अफेक्टिव का ताल्लुक जो है वो थिंकिंग के साथ है। अफेक्टिव का ताल्लुक जो है वो एटीट्यूड के साथ है। सो अफेक्टिव जो है वो आपका थिंकिंग और एटीट्यूड के साथ है। और साइकोमोटर का काम जो है वो डूइंग के साथ है, स्किल्स के साथ है। वो कोई ना कोई मशीन के ऊपर बंदा खड़ा जो है वो काम कर रहा है। तो ये तीनों डोमेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो हैं, तीनों को हम मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ थ्री डोमेन्स आर द हायरार्किकल ऑर्डर। कॉग्निटिव है जिसका ताल्लुक जो है वो थिंकिंग के साथ है या नॉलेज के साथ है। अफेक्टिव डोमेन जिसका ताल्लुक जो है वो फीलिंग्स के साथ है, एटीट्यूड के साथ है। साइकोमोटर डोमेन जिसका ताल्लुक एक्टिंग के साथ है या डूइंग के साथ है। तो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में द थ्री डोमेन्स आर इन ए हायरार्किकल ऑर्डर: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग के साथ है, अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स एंड एटीट्यूड के साथ है, साइकोमोटर डोमेन एक्टिंग और डूइंग के साथ है। और यही चीज़ हम एक और अंदाज में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तीन डोमेन जो हैं, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक नॉलेज के साथ है या थिंकिंग के साथ है, और वो कहाँ होती है? वो हेड के अंदर होती है। तो सोच जो है वो सर के अंदर होगी, सोच दिमाग के अंदर होगी। तो ये इसका ताल्लुक हेड के साथ है। तो कॉग्निटिव डोमेन जिसका ताल्लुक नॉलेज के साथ है और हेड के अंदर होता है। अफेक्टिव डोमेन जिसका ताल्लुक एटीट्यूड के साथ है और एटीट्यूड का ताल्लुक जो है वो हार्ट के साथ होता है। दैट इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अफेक्टिव डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन जिसका ताल्लुक स्किल्स के साथ है और स्किल जो है वो हैंड के साथ है। इसको हम एक और अंदाज में भी लिखते हैं, दैट इज 3H। 3H मीन हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये 3H की सूरत में भी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को हम 3H भी कहते हैं। और 3H में हेड, हार्ट और हैंड की सूरत में हेड जिसका ताल्लुक नॉलेज और थिंकिंग के साथ है, हार्ट जिसका ताल्लुक फीलिंग और एटीट्यूड के साथ है, और हैंड जिसका ताल्लुक डूइंग और स्किल के साथ है। यही तीनों कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन अब हम देखते हैं कौन सा है। कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम्स ने 1956 में पेश किया, और ब्लूम्स ने 6 असेंडिंग लेवल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी बयान किया अपनी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। और ये 6 लेवल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी जो है हेल्प्स टीचर्स डेवलप ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड डे टू डे इंस्ट्रक्शन।
and provide a structure for writing text questions for evaluating students' progress. तो टीचर को ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मदद देते हैं, ये टीचर इन ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है ताकि वो डे टू डे इंस्ट्रक्शन को बेहतर तौर पर लेकर चल सके, और साथ ही यही जो ऑब्जेक्टिव्स वो बनाता है अपनी डे टू डे इंस्ट्रक्शन को सामने रखते हुए, फिर यही ऑब्जेक्टिव्स उनको फाइनल टेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए मदद देते हैं कि जिसके ज़रिए से वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसको कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स को हम किस तरह से बयान करते हैं, यहाँ आपके सामने जो 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है, जो हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव डोमेन है, इसको निमोनिक अंदाज में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट दो 6 लेवल्स और कॉग्निटिव डोमेन्स के जो है वो नॉलेज है। फर्स्ट वन इज नॉलेज, second one is comprehension, third one is application, fourth one is analysis, fifth one is synthesis, and sixth one is evaluation. So hierarchical order में knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis और evaluation, और hierarchical orders में from top to bottom knowledge that is the lowest level, फिर comprehension है, application है, analysis है, synthesis है और evaluation है। इनमें से जो पहले तीन हैं knowledge, comprehension और application, these are called as LORS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। वही है जो आपके नेक्स्ट 3 हैं एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। सो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं क्योंकि तल्लक इनका थिंकिंग के साथ है, कॉग्निटिव का डोमेन का तल्लक थिंकिंग के साथ है। सो थिंकिंग कहाँ पे हो रही है, वो माइंड के अंदर हो रही है। सो माइंड के अंदर जो थिंकिंग हो रही है और इसका तल्लक थिंकिंग के साथ है, तो वो थिंकिंग किस तरह से एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। सो पहले 3 लेवल जो हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं और दूसरे 3 जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। और इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक डिवाइस जो है वो बनाएगी। किलिंग कैट ऑलमोस्ट ऑलवेज सीम्स इविल, किलिंग दैट इज नॉलेज, के से नॉलेज है, कैट से कंप्रीहेंशन है, ऑलमोस्ट से एप्लीकेशन है, ऑलवेज से एनालिसिस है, सीम से सिंथेसिस है, इवल्स की ई से एवेल्युएशन है। सो किलिंग कैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज सीम्स इवल, ये कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं। हम इन 6 लेवल्स को बारी बारी देखते हैं कि ये 6 लेवल्स किस तरह से हैं। आपके सामने पहला लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज। नॉलेज का ताल्लुक जो है वो रिमेम्बरिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल के साथ है। सो प्रीवियसली लर्नड मटेरियल जो है उसको रिमेम्बर करना जो है वो नॉलेज है। लाइक स्पेसिफिक्स जो है, फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स, मेथडोलॉजी जो आपने पहले से कुछ सीखे हुए हैं उनको दोबारा से रिमेम्बर करना जो है उसका ताल्लुक नॉलेज के साथ है। So student recall or recognizes information, ideas and principles in the approximate form in which they were learned, और फिर किस तरह से उसको बयान किया जा सकता है। They are actually elaborated in the way of are written in the form of write, list, label, name, state, define। तो जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर रहते हुए तलबा के नॉलेज को मेजर करना चाहते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं जब हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर रहते हुए नॉलेज को मेजर करने के लिए कोई बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, दोज वर्ब्स आर राइट, लिस्ट, लेबल, नेम, स्टेट एंड डिफाइन। और यहाँ एक जो एग्जांपल उसकी दी हुई है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसमें मैंने शुरू में थोड़ा सा छोड़ दिया कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन students will be able to define 6 levels of Bloom's taxonomy of cognitive domain। So at the end of this session जो है वो कंडीशन है, स्टूडेंट जो है वो आइडेंट्स हैं, डिफाइन जो है ये बिहेवियर है, और 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। तो ये पहला जब हम नॉलेज बेस्ड बनाते हैं। दूसरा है कंप्रीहेंशन। सो ग्रास्पिंग द मीनिंग्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्राप्लोरेशन जो होती है,
ये कंप्रीहेंशन के अंदर आती है। और ये हम आगे फर्दर भी ये तीनों टर्म्स को देखेंगे कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, एक्सट्रापोलेशन का क्या मतलब है। ये हमारे कल के या परसों के सेशन के अंदर इसके ऊपर फर्दर बात होगी। सो स्टूडेंट्स ट्रांसलेट, comprehends और interprets information based on prior learning। तो ये कैसे हम ट्रांसलेट, कंप्रीहेंड, इंटरप्रेट करते हैं, जो पहले से जो लर्न किया हुआ इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए फिर हम वर्ड जो यूज करते हैं, दैट इज द एक्सप्लेन, समराइज, पैराफ्रेज, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट। लाइक अगर मैं यहाँ बयान करता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। So explaining the purpose of Bloom's taxonomy of cognitive domain is the बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के, जिसके अंदर हम कंप्रीहेंशन को चेक कर रहे हैं। पहले में क्या था, पहले में सिंपली लिस्ट था, जबकि यहाँ पे अब एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये उससे हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव बन गया। नाउ ऑन टू एप्लीकेशन, जो तीसरे वाला है। So this refers to the ability to use learned material in new and concrete situations, include application of rules, methods, concepts, principles, laws and theories, and solving the problems. So use, compute, solve, demonstrate, apply, construct, these are the verbs which are being used for writing behavioral objectives of cognitive domain with reference to application level. So students will write an instructional objective for each level of Bloom's taxonomy. So at the end of this session, the students will be able to write an instructional objectives for each level of Bloom's taxonomy. So write is the verb or behavior के जिसको अब देखा जा रहा है, और राइट जब आप कर सकोगे तो क्या होगा, फिर आपकी वो एप्लीकेशन आ जाएगी, आपका यूज आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। जो कुछ आपने वो रूल्स, मेथड्स, प्रिंसिपल्स जो पढ़े हैं, जो आपने पढ़े हैं पहले कंपोनेंट ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो उनको सामने रखते हुए फिर आप हर एक लेवल के इन लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख सकने के काबिल हो जाओगे। देन एनालिसिस क्या है, ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश, क्लासिफाइज and relates the assumptions, hypothesis, evidence or structure of a statement or a question. So breaking down materials into parts, जब हम किसी भी चीज के को ब्रेक डाउन करते हैं, किसी को का तज्जिया करते हैं, उसका जायजा लेते हैं, उसको जायजा तो खैर इससे ऊपर हो जाएगा, हम तज्जिया की सूरत में, एनालिसिस की सूरत में ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू पार्ट्स की बात करते हैं। सो एनालाइज है, कैटेगराइज है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, सेपरेट है। These are the action verbs which are used for writing objectives of analysis level. At the end of this session, students will be able to compare and contrast the cognitive or affective domain. So at the end of this session, students will be able to compare and contrast the cognitive and affective domain. जब तलबा के अंदर ये दो चीज़ों को कंपेयर और कंट्रास्ट करने वाली जो खूबी आ जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि दे आर एट द लेवल ऑफ एनालिसिस, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने वाला है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होंगी तो आप कंपेयर और कंट्रास्ट जो है वो कर पाओगे। उसके बाद जो है वो सिंथेसिस है, पुटिंग पार्ट्स टुगेदर इनटू ए होल। एनालिसिस जो है वो ब्रेकिंग डाउन था, और उसी ब्रेकिंग डाउन को सिंथेसाइज करना है। नाउ पुटिंग पार्ट्स टुगेदर इनटू ए होल, students originates, integrates and combines ideas into a product, plan or proposal that is new to him or her, जिसके लिए हम क्रिएट का वर्ड यूज करते हैं, डिजाइन का करते हैं, हाइपोथाइज का करते हैं, इन्वेंट का करते हैं, डेवलप का करते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिजाइन ए क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर राइटिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स दैट कंबाइंस द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो असल चीज जो इसमें है वो डिजाइन ए क्लासिफिकेशन है, तो तालिब इल्म जो है वो डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। So judging the value of a thing for a given purpose using definite criteria. So students appraises, assesses or criticizes on a basis of specific standards and criteria. So students appraises, assesses
are created on a basis of a specific standard and criteria, और ये कैसे वो करने के काबिल हो जाएंगे when they are able to judging the value of a thing, किसी भी चीज की वैल्यू को जब वो देख पाएंगे, जज कर पाएंगे, एवेल्युएट कर पाएंगे। तो जज इज द बेस्ट वर्ब दैट कैन बी यूज्ड, रिकमेंड है, क्रिटिक है, जस्टिफाई है। So at the end of this session, the students will judge the effectiveness of writing objectives. Use Bloom's taxonomy. So judging the effectiveness of writing objectives using Bloom's taxonomy is the cognitive domain, और उसका लेवल जो है वो लेवल ऑफ एवेल्युएशन है, डेट इज द 6th लेवल ऑफ एवेल्युएशन। और फिर लास्ट जो इसमें बात है कि जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, वन इज गिवन बाय ब्लूम्स, जो कि ओल्डर वर्जन है, जिसके अंदर वो नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेल्युएशन है। यही ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी फिर 2000 के अंदर 2001 के अंदर ब्लूम्स के एक स्टूडेंट एंडरसन ने इसको रिवाइज किया और न्यू वर्जन दिया। और न्यू वर्जन में एंडरसन ने फिर ये जितने भी नाउन्स थे इनको वर्ब्स में कन्वर्ट किया और उसने नॉलेज को रिमेंबर कर दिया। नॉलेज इज चेंज्ड इनटू रिमेंबर, comprehension is changed into understand, application is changed into apply, analysis is changed into analyze, synthesis जो है इसको चेंज करके क्रिएट कर दिया गया और evaluation को चेंज करके evaluate कर दिया गया। तो ये लास्ट वाले ये दो हैं, evaluation और synthesis, जो है यहाँ पे आके न्यू वर्जन के अंदर evaluation नीचे आ गया और synthesis को उन्होंने क्रिएट की सूरत में चेंज कर दिया। So that is the cognitive domain which is initially given by Bloom's, और इसी नाम से ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से ये मशहूर हुई।